आईवीएफ में जो एग निकालने का प्रोसीजर है वो किस तरह से किया जाता है और इस दौरान आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। देखिए, आईवीएफ का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उस पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज जो हम फोकस करेंगे वो हम oocyte रिट्रीवल या एग निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस पे फोकस करेंगे। जो एग निकालने का प्रोसेस होता है ना, वो लगभग पीरियड के 12th-13th डे के अराउंड होता है। जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्टिंग में ही हम एक रफ़ आइडिया उनको दे देते हैं कि देखिए इतने से इतने टाइम तक आपको इंजेक्शन लगेंगे और इस डेट पे, अराउंड इस डेट पे उसका +- 1 और 2 डेज़ आपका ओवम पिकअप होगा। 90% केसेस में उसी टाइम पे ओवम पिकअप होता है और यही रीज़न है कि आप आईवीएफ की स्टार्टिंग में ही अपने डॉक्टर से बात करें ताकि उसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल वगैरह प्लान कर पाएँ। हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपका एग पिकअप के बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब होगा। अगर हम लोग सेम साइकिल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस डेट पे होगा, अगर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस डेट पे होगा। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो आईवीएफ की पूरी जर्नी में, मतलब 9 से 11 डेज़ तक आपको जब इंजेक्शन लग रहे हैं उस पूरे टाइम पे आपको पानी अच्छे से पीना होता है, मतलब अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी होती है। ये एक प्रिकॉशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में रखना है। जो एग निकालने का प्रोसेस है ना, उस दिन आपको खाली पेट बुलाया जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो जैसे थायराइड की, बीपी की या शुगर की, कि उनमें से कोई सुबह तो नहीं लेनी है। ज़्यादातर केसेस में थायराइड की मेडिसिन बोलते हैं कि एक सिप ऑफ वाटर के साथ आप ले लो, बट कोई भी मेडिसिन जो आप ऑलरेडी ले रहे हो आपको पूछना है कि ऑन द डे ऑफ पिकअप आपको वो मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। खाली पेट आप आ जाते हो, जिस दिन आपका ओवम पिकअप होता है कई बार एक शॉट ऑफ एंटीबायोटिक दी जाती है। वो ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत नहीं होती, बट आपको ये बताना ज़रूरी है कि आप किसी एंटीबायोटिक से एलर्जिक तो नहीं हो। आप या तो अपनी एलर्जी की हिस्ट्री बताते हो या फिर आपको एक टेस्ट डोज दी जाती है हाथ पे, जिसमें देखा जाता है कि आप उस एंटीबायोटिक से एलर्जिक तो नहीं हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वरना एलर्जिक रिएक्शंस काफ़ी सिवियर भी हो सकते हैं। जो ओवम पिकअप होता है उसके बाद आपको रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। आपको पेन नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी एक रेड फ्लैग है जो कि आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वैसे आप अंडर ऑब्जर्वेशन होते हो तो जो भी चीज़ें चल रही होती है वो वहाँ पर अच्छे से देखी जाती हैं। जो एग निकालने का जो प्रोसेस है ना, उसको एक बहुत ही पतली सी नीडल से किया जाता है। जो ट्रांसवेजाइनल प्रोब है जिससे आपके अभी तक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होते आ रहे हैं, बस उसी के साथ में एक नीडल अटैच की जाती है और वही वजाइना के थ्रू जाके आपके सारे एग्स को एस्पिरेट कर लेती है। अब कैसे होता है ना, जैसे आप सैंपल देते हो, ब्लड सैंपल देते हो, तो आपका सैंपल ले लिया जाता है, बट सैंपल लेने के बाद वहाँ पे कोई स्टिच थोड़ी ना लगाते हैं, क्योंकि वो इतनी पतली सी नीडल होती है, वो जगह अपने आप हील हो जाती है। इसी तरह से ओवम पिकअप में भी ये oocytes की सैम्पलिंग ही है। वो नीडल जाती है, सारे oocytes एस्पिरेट कर लेती है और उस जगह हमको कोई स्टिच, कोई सूचर, कोई टाँका नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बहुत ही फाइन नीडल होती है। अब एग रिट्रीवल के बाद के जो प्रिकॉशंस हैं उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आपका एग रिट्रीवल हो गया 2-4 घंटे बाद आपको घर भेज देते हैं। अगली विजिट पे आपको बुलाते हैं, या तो फ्रेश ट्रांसफ़र के लिए 5वें दिन पे बुलाते हैं, या फिर जब आपको पीरियड आ जाता है उसके 2nd या 3rd डे बुलाते हैं। ये जो टाइम पीरियड है उसके दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है, मतलब ड्रिंक टू थर्स्ट, पानी अच्छे से पीना है। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। मैं बार बार पानी पीने पे क्यों एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि जो आपके एग्स बनते हैं ना, जो फॉलिकल होते हैं उसमें एग के आसपास पानी भरा होता है। जो हम एग्स एस्पिरेट करते हैं उसमें ये पानी ही होता है जो हम एस्पिरेट करते हैं, जिसके अंदर से हम एग्स ढूंढ के निकालते हैं। अब ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्स हैं तो ज़्यादा पानी होगा और वो सारा एस्पिरेट हो जाएगा। आप अगर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, आप में पानी की कमी है, तो ये कमी और बढ़ जाएगी। अब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसे सिर में दर्द, थकान, कमज़ोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसको अवॉइड करने का एक तरीका होता है और वो होता है अच्छे से अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर रखना। एग रिट्रीवल के बाद आपको बाहर का खाना अवॉइड करना होता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सारा पानी वो बाहर निकल जाता है, तो कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब कब्ज हो जाती है। ऐसे में घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। मैं तो अपने सब पेशेंट्स को ये चीज़ें एक्सप्लेन करके भेजती हूँ ताकि उनको लास्ट मोमेंट पे ऐसे पैनिक ना हो कि हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गया है। आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखोगे और आपको
मेडिसिन इंजेक्शन सब प्रॉपर मिले हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए हर सेंटर अलग होता है, तो मैं अपने सेंटर के बारे में बता सकती हूँ कि हमारा जो सेंटर है ना वो OHSS फ्री क्लिनिक है। OHSS क्या होता है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये पहले देखा जाता था, पहले के पुरानी क्लिनिक्स में जहाँ पे पुरानी टेक्निक्स यूज़ की जाती थी उसमें देखा जाता था ये, और वही जो दिक्कत परेशानी है ना वो अभी भी डिस्कस होती है, लेकिन आजकल के मॉडर्न क्लिनिक्स में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, OHSS नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए ओवम पिकअप के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो एक तो आपको पानी पीने का ध्यान रखना है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए तो बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना है, या फिर हाइजीन प्रॉपर रखनी है जो आप खाना खाते हो उसमें। इस दौरान मतलब जब तक आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हो जाता सेम साइकिल में, या फिर आपको पीरियड नहीं आ जाता, इस दौरान आपको रिलेशन नहीं रखना होता, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज जैसे जिम की हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अवॉइड करना होता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग भी करते हो या फिर घर का काम भी करते हो, उसके अंदर 5 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना होता, क्योंकि बहुत वज़न उठाने से या फिर रिलेशन रखने से आपकी जो ओवरीज़ है ना, जो बहुत बल्कि हैं, इस टाइम पे सारे एग्स निकले हैं, वो बड़ी होती है इस टाइम पे ओवरीज, तो वो आप अपने आप पे ही घूम जाती है, ओवेरियन टॉर्शन होने का रिस्क होता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया आजकल OHSS फ्री क्लिनिक्स होते हैं, जितने भी मॉडर्न क्लिनिक्स हैं वो अब OHSS फ्री हैं, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं जाती। ये इम्पॉर्टेंट है कि इधर उधर की बात सुनने की बजाय आप एक प्रोफेशनल से डिस्कस करो, ताकि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिले। और अगर आप कहीं से अपना IVF कराते हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो वेल इक्विप्ड एक अप टू डेट अच्छा सेंटर हो, ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको ना देखने को मिले और IVF जर्नी बहुत स्मूथ जाए। विश यू गुड लक।